दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के बायोलॉजी सब्जेक्ट का पाचन तंत्र टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना है? तो आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक ना। तो चलिए, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च का, ठीक ना। लार जो है किसके पाचन में सहायता करती है? तो आपका स्टार्च का, ठीक ना। यानी स्टार्च के पाचन में सहायता कौन करता है? तो लार, ठीक ना। नेक्स्ट है कि वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय यानी कि पेरिंकियाज द्वारा, ठीक ना। वसा को पाचन करने वाला जो लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक ना, वो किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय, जिसको कि पेरिंकियाज कहते हैं, ठीक ना। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या क्या प्राप्त होता है? तो लाइपेज द्वारा वसीय अम्ल के जलीय अपघटन के पश्चात जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनता है, ठीक ना। यानी लाइपेज द्वारा वसीय अम्ल के जलीय अपघटन के पश्चात क्या क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिकेटिन होता है, ठीक ना। यानी कि छोटी आंत से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो सिकेटिन, ठीक ना, सिकेट्रिन निकलता है। पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्ताशय यानी कि गैल ब्लैडर में, ठीक ना। पित्त का संचय कहाँ होता है? तो बहुत आसान है, पित्त से क्या हुआ? पित्ताशय, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? गैल ब्लैडर, ठीक ना। अब क्या है कि पित्त का, यानी पित्त को बाइल कहते हैं इंग्लिश में। तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्ल में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। यानी कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है, यकृत में होता है। अब यह वसा को क्या करता है? तोड़ देता है वसीय अम्ल में, ठीक ना। तोड़कर उसको क्या करना है? पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है कि किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में, ठीक ना। प्रोटीन का जो है पाचन कहाँ पूर्ण होता है? तो आंत में। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो गैस्ट्रिन निकलता है, ठीक ना। गैस्ट्रिन निकलता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक ना। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो गैस्ट्रिन निकलता है। नेक्स्ट जो है, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय अम्ल में, ठीक ना। लार से जो टाइलिन एंजाइम निकलता है, ठीक ना, वह किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय अम्ल में जो है वह क्रियाशील होता है। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? ठीक ना। तो आमाशय का जो दीवार होती है उसका पेशीय संकुचन जो है कर्मानुकुचन कहलाता है, ठीक ना। यानी कि स्टोमक के जो दीवार होती है उसमें पेशीय संकुचन होती है, ठीक ना। तो उसको क्या कहा जाता है? तो कर्मानुकुचन कहा जाता है, कर्माकुचन, ठीक ना। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पीत में, ठीक ना, यानी कि बाइल में। ठीक, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पीत में। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में किस रूप में जो है संचित होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है, यानी कि स्टोर होता है। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन में जितना जीवाणु जाएगा तो उसको नष्ट कौन करेगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl करेगा। ठीक, मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूपी परिशेषिका, ठीक ना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? तो बड़ी आंत में, ठीक ना। मानव शरीर में किस संरचना में कृमि रूपी परिशेषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में होता है, ठीक ना, अपेंडिक्स। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं? तो यकृत कहते हैं। मानव शरीर का वह अंग जो कि ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है क्या कहलाता है? तो लीवर यानी कि यकृत कहलाता है। एक स्तनधारी की में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर होती है, यानी कि यकृत होती है। याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य के हृदय में सबसे जो बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? तो लीवर होता है, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है और दूसरी जो है सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? पेंक्रियाज है, यानी कि अग्नाशय, ठीक ना। यानी मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय है। याद रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो थायराइड होगा। ठीक ना। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, ठीक ना। पीलिया से कौन सा जो है अंग प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित होता है पीलिया से, ठीक ना। नेक्स्ट जो है कि पाचन की क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है, ठीक ना। पाचन क्रिया के समय जो है आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है।
कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए, ठीक ना। कॉड मछली के यकृत तेल में, ठीक ना, लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। मम्स, जिसको कि गलसुआ रोग भी कहते हैं, ठीक ना, पैरामिसो वायरस द्वारा फैलाए जाने वाली रोग बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन या जलन एवं दर्द होने लगता है। मल्स, जिसको गलसुआ, जिसको गाल सूज जाता है, ठीक ना, उसको मल्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वायरस द्वारा फैलाए जाने वाली बीमारी जो होता है, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, सूजन या जलन या दर्द होने लगता है। लैंगरहैंस की दीपिका किस अंग में उपस्थित होती है? तो पेंक्रियाज में होता है, यानी अग्नाशय में, ठीक ना। लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं वो किस में उपस्थित होती है? तो अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज में। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रवण होता है? तो वह है अग्नाशय, ठीक ना। इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक ना। इसमें से दोनों चीज़ निकलता है, एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन्स भी निकलता है। इसीलिए पेंक्रियाज को जो है, ठीक ना, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो मानव शरीर में एक किस अंग से हार्मोन के साथ साथ एंजाइम का भी स्रवण होता है? तो अग्नाशय, इसी को पेंक्रियाज कहते हैं। जठर ग्रंथियाँ किस अंग में पाई जाती है? तो आमाशय में। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो आमाशय में, ठीक ना। जठर ग्रंथियाँ कहाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है किस अंग में पाई जाती है? तो आमाशय में। नेक्स्ट जो है, यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन का, ठीक ना। यानी कि लीवर द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन का। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ जो है मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हेपेरिन, ठीक ना। यही हेपेरिन के कारण जो है ब्लड का जो है वह कोलुगेशन नहीं होता है, स्कंदन नहीं हो पाता है, नहीं तो ब्लड जो है वह नस में ही जम जाएगा, जिससे नस हमारा फट जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं कि विटामिन के जो है मदद करता है, ठीक ना। तो विटामिन के मदद जरूर करता है स्कंदन करने में, यानी कोलुगेशन करने में रक्त का, लेकिन वह शरीर के बाहर जमना चाहिए। शरीर के अंदर अगर जम जाएगा तो तुरंत मृत्यु हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि प्रेशर से रक्त जो है क्या कर देगा, फाड़ देगा नस को, जिसको कि हम लोग ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो खून जो है जमे नहीं, इसके लिए खून में कौन सा चीज़ पाया जाता है? हेपेरिन पाया जाता है। भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया है मनुष्य को, ठीक ना। एगो जमने में मदद करता है तो एगो जमने से रोकता है। तो यकृत में उपस्थित वह कौन सा पदार्थ जो है मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हेपेरिन, ठीक ना। यही हेपेरिन, हेपेरिन को क्या है, हवा से दुश्मनी है, जैसे ही इसको हवा लगे तो मर जाएगा, इसीलिए इस शरीर के अंदर केवल हो सकता है, ठीक ना। जैसे ही अगर हेपेरिन बाहर निकला तो फिर इसका जो है गुण जो है ख़त्म हो जाता है। तो शरीर के खून के अंदर है जो ब्लड जो है शरीर के अंदर, ठीक ना, जमने का काम, जमने नहीं देता है कौन? हेपेरिन, ठीक ना। और जैसे ही हवा लगा तो मर जाता है हेपेरिन, ठीक ना। इसीलिए जब कट जाता है तो बाहरी वातावरण से जो है वह विटामिन के कारण जो है फाइब्रिनोजेन आकर उसको क्या कर देता है, जालिका बना देता है, जिसके कारण जो है रक्त बहना बंद हो जाता है। हीमोफीलिया नामक बीमारी में यही हेपेरिन जो है वह ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण खून नहीं जमता है। और हीमोफीलिया नामक बीमारी में जब किसी व्यक्ति को कट जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, खून बंद नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, हम लोग लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो ब्रिक यानी कि किडनी पर, ठीक। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो ब्रिक यानी कि किडनी पर। यानी कि ज़्यादा देर तक भूखे रहिएगा, ठीक ना, तो ज़्यादा उसका शरीर पर किसको प्रभाव पड़ेगा? तो किडनी पर, चूँकि उसको छानना रहता है, मिलवे नहीं करेगा छानने के लिए। चलिए नेक्स्ट जो है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, छोटी आंत में, ठीक ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ज़्यादा देर तक है भोजन पाचन की क्रिया जो है संपन्न होती है, ठीक ना। अधिकांश जो है पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर की छोटी आंत होती है तो अवशोषण के लिए, किसके लिए बनाया हुआ है छोटी आंत? तो अवशोषण के लिए, ठीक ना। मानव शरीर में छोटी आंत होती है किसके लिए? तो अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात जो है दांत निकलना प्रारंभ होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो 6 महीने के बाद जो है दांत निकलना स्टार्ट हो जाता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो किडनी करेगा, ठीक ना। कोई भी चीज़ छानने का काम करेगा तो कौन करेगा? किडनी करेगा, ठीक ना। किस अंग के द्वारा जो है रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो किडनी। नेफ्रॉन इसका इकाई होता है, ठीक ना। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता, ठीक ना। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता, ठीक ना। यही इंसुलिन कम या बेसी कम हो जाता है तो ज़्यादा मात्रा में निकलना, इंसुलिन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? मधुमेह नामक रोग हो जाता है, ठीक ना।
मानव शरीर में मानव शिशु में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसीजर, ठीक ना, यानी सेंट्रल इंसीजर दांत निकलता है। याद रखिएगा दोस्तों, दांत भी 4 प्रकार का होता है, कैनिन, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर, ठीक ना। तो ये जो है टीथ वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर दांत निकलता है तो मध्यवर्ती इंसीजर निकलता है, सेंट्रल इंसीजर, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीमेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।